नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 30 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं। तो अब आपको बताना है कि नीचे जो 4 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं इनमें से कितने सही हैं। फिर आपको अपने ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है इस मिशन को दिसंबर 2014 में स्वदेशी गौ जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से लेके 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी ये जारी किया गया है। जो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है वो बोलता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए जो जिम्मेदार नोडल एजेंसी है ना या नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। फोर्थ आपका स्टेटमेंट है मिशन का एक उद्देश्य प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले बैलों के उपयोग को कम करना है। अब आपको बताना है कि कितने सही हैं। 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 और 4 सही है, 1 और 3 सही है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट वो बिल्कुल गलत है। तो चलिए थोड़ा सा हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो किस चीज़ से संबंधित है, वो संबंधित है गायों से संबंधित। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये गोकुल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है गायों से। देखिए इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसको हमने कब लॉन्च किया था, तो दिसंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। जो हमारी स्वदेशी गाय है ना उनकी जो नस्लें हैं उसके अंदर विकास करने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए इसको लागू किया गया था। जो हमारी स्वदेशी गाय हैं उनके विकास के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए। ठीक है, 2400 करोड़ रुपए की जो बजट वाली एक योजना है जो 2021 से लेकर 26 तक है, कौन सी है, एक अम्ब्रेला योजना है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना। इसके तहत भी इसको रखा गया है या फिर लागू किया गया है। इसीलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है और हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नोडल एजेंसी की बात करते हैं या नोडल मंत्रालय की बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ठीक है, जैसा कि आपने स्टेटमेंट में देखा था कि यहाँ पर लिखा हुआ था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जिसका मंत्रालय है वो कौन सा है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अगर उद्देश्यों की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो गायों के जो वंश है ना उनमें क्या करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है और दूध का जो उत्पादन होता है उसको स्थायी रूप से बढ़ाना है। ठीक है, दूध का जो उत्पादन होता है उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है। मेन हमारा जो मकसद है वो क्या है, दूध को बढ़ाना। ठीक है, और इनका संरक्षण करना, इन गायों का संरक्षण करना। फिर प्रजनन के उद्देश्यों के लिए हमें क्या करना है, उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बेलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, ना कि कम करना है। जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा है कम करना है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है क्योंकि हमें बढ़ावा देना है इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैज्ञानिक और समग्र तरीकों से हमें जो स्वदेशी मवेशी है ना या भैंस है उनके पालन का और संरक्षण को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हो गए। तो आपने समझ लिया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में जो भी डिटेल थी, जो बेसिक डिटेल थी वो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 2 कथन दिए गए हैं, फिर आपको बताना है जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। जो आपका पहला कथन है वो बोलता है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन उत्पादन के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन पर 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि आपने एक किलो क्या किया, आपने 1 किलोग्राम आपने हाइड्रोजन का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया, हाइड्रोजन का उत्पादन किया। लेकिन इस 1 किलो उत्पादन में जो CO2 का उत्सर्जन हुआ है ना
वो कितना होना चाहिए, वो 2 kg से कम होना चाहिए। अगर 2 kg से कम होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे हरित हाइड्रोजन या फिर ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बोलता है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारत के जो मानक बायोमास है ना के उपयोग की अनुमति देते हैं। ठीक है, यानी जो भारत है वो बायोमास के उपयोग की अनुमति देते हैं। किस चीज के लिए, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, जिनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। आपको पता है कि जब हम बायोमास को जलाते हैं तो उससे भी CO2 का क्या होता है, एमिशन होता है, लेकिन फिर भी हमने क्या कर रखा है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इसको लागू कर रखा है, ऐसा बोलता है आपका कथन नंबर 2। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन पे सही है। पहला जो स्टेटमेंट है यानी पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ये कहता है आपका पहला ऑप्शन। सेकंड जो ऑप्शन है वो बोलता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब आपको बताना है कि इसका जवाब क्या है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब बी क्यों है, देखिए जो पहला स्टेटमेंट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है दोनों के दोनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। दोनों के दोनों क्या लिखे हैं, सही लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, बिल्कुल सही है। फिर आगे क्या लिखा है, जो कथन 2 है ना वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। अब ये देखिए, ये जो बायोमास की बात हो रही है ये किस प्रकार से इसकी व्याख्या करता है। यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ बता रखा है कि हमने बायोमास को अनुमति दे रखी है, व्याख्या तो नहीं करता है उसकी, इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब से बात कर लेते हैं कि हम किस प्रकार से जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको हम बना सकते हैं। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी से हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। जो हमारा पानी होता है ना, वाटर होता है, उससे हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को अलग करने के लिए हम जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे ना उसके हिसाब से हम ये बताएंगे कि जो ये हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाइड्रोजन है कि ग्रे हाइड्रोजन है कि ब्लू हाइड्रोजन है। ठीक है, जब हम इस हाइड्रोजन को अलग करने के लिए जब हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं ना, यानी हमने मतलब जो सोलर प्लांट लगाते हैं हम, है ना, या फिर इस प्रकार के जो हम चक्र लगाते हैं जिससे बिजली बनती है, और भी कई सारे मेथड हैं, जैसे कि हमने कोई डैम बना दिया वहां से हम बिजली बना रहे हैं। इस प्रकार की जो बिजली होती है जो रिन्यूएबल होती है, अगर इस बिजली का यूज करके हम H2O यानी जल में से H2 यानी हाइड्रोजन को निकालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए होता यह है कि हमने जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी है, यहाँ से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइजर होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, पानी के अंदर इस प्रकार से फ्लो करता है कि जो O2 होता है और जो H2 होता है इनको अलग कर देता है। अब जो H2 अलग हो जाएगा इसी को हम क्या कर लेंगे, हम बाहर निकाल के स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये हाइड्रोजन होगा ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि इससे बिल्कुल भी एमिशन नहीं हुआ है CO2 का, क्योंकि हमने कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है, हमने करी है रिन्यूएबल एनर्जी यूज करी है इसमें, ठीक है, इसीलिए बिल्कुल भी CO2 का एमिशन नहीं हुआ, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। उसके बाद इसमें हम इसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम इसका कहीं बहुत सारे जगहों पे इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने नेचुरल गैस का यूज कर लिया, इसका नेचुरल गैस का। अब नेचुरल गैस के यूज करने से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है उसका यूज करके हमने हाइड्रोजन बनाया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। इसी प्रकार से और भी तरीके होते हैं ब्लैक हाइड्रोजन बनाने के, ब्लू हाइड्रोजन बनाने के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, तो ये आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। थोड़ी परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं 1 किलो, तो जो CO2 का एमिशन होता है ना, अगर वो 2 किलो से कम होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है। और ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, MNRE की, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर
इलेक्ट्रोलाइजर का निरंतर संचालक की बात कर लेते हैं। देखिए, आपने जो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा था उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया था कि जो बायोमास होता है ना, जिसका यूज करने से CO2 का एमिशन होता है, इसके यूज करने से CO2 का एमिशन हो रहा है, फिर भी हमने इसको लागू कर रखा है कि हाँ आप इसका यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपने इसके बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, भारतीय मोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत आता है। भारतीय मोर की आयुष्यन की जो स्थिति है वो न्यूनतम चिंता वाली है। पिछले 5 से 10 वर्षों में पूरे तमिलनाडु में मोरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। अब आपको बताना है कितने सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। देखिए, जो भारतीय मोर है वो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, बिल्कुल चमकीला चमकीला, बहुत प्यारा प्यारा, ठीक है। ये हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये आपको पता होगा, नेशनल बर्ड है, ठीक है। जो मोर क्या है, एक नेशनल बर्ड है। इसको हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में डाल रखा है, ठीक है। जो अभी अमेंडमेंट हुआ था ना 2022 में, उसमें हमने क्या कर दिया, इसको अनुसूची 1 में डाल रखा है। अनुसूची 1 में डालने का मतलब ये है कि इनका व्यापार नहीं किया जा सकता, इनका शिकार नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो IUCN की लिस्ट आती है उसमें हमने इसको न्यूनतम चिंता वाला बता रखा है, क्योंकि इनकी जो आबादी है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी जंगलों के अंदर, ठीक है। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो 5 से 10 सालों में तमिलनाडु के अंदर इनकी आबादी काफी तेजी से बढ़ी है। ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन इसके सही है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये संबंधित है आधार कार्ड से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, द्वारा जारी 16 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है, आधार संख्या निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग की, मोबाइल फोन कनेक्शन की एवं अन्य जो सरकारी होती हैं और गैर सरकारी सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करने वाले विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। यह एक स्वैच्छिक सेवा है, इसका लाभ प्रत्येक निवासी वर्तमान दस्तावेज के बावजूद भी उठा सकता है। अब आपको बताना है कितने सही हैं। 1 सही है, 2 सही है, सभी 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 स्टेटमेंट है जो गलत है, सॉरी 2 स्टेटमेंट है जो सही है, 1 गलत है। गलत कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सॉरी जो पहला जो स्टेटमेंट ना वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 16 अंकों की एक पर्सनल पहचान दी जाती है, जो गलत लिखा है, क्योंकि ये 16 अंकों की नहीं होती है, ये 12 अंकों की होती है। ये आपको अच्छे से पता है। जैसा कि यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं 4 4 4, ओनली 12 है, 16 तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि बैंकिंग की, मोबाइल फोन कनेक्शन की, अन्य जो सरकारी होती हैं, गैर सरकारी जो सेवाएं होती हैं उसका लाभ उठाने में ये मदद करती है। ये बिल्कुल सही लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मदद करती हैं, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि अनिवार्य है, क्या लिखा होता कि अगर यहाँ पर लिखा होता कि अनिवार्य है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा है मदद करती है, इसीलिए बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है यह एक स्वैच्छिक सेवा है, इसका लाभ प्रत्येक निवासी वर्तमान दस्तावेज के बावजूद उठा सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है, ये आपको पता ही है। इसीलिए जो 2 स्टेटमेंट है, दूसरा और तीसरा, वो सही हो जाते हैं। आपके उत्तर आ जाता है बी। तो आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है मिल्क के बारे में, दूध के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। वर्ष 2021 और 22 में विश्व भर में दूध का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत की बात हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बढ़ते तापमान के कारण भारत के जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है ना, वहां पे दूध का उत्पादन कम होने की आशंका है। वहां पे दूध का जो उत्पादन होता है उसके कम होने की आशंका है। अब आपको बताना है कौन कौन सही है। केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है,
केवल तो ही नहीं, यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल जो सी ऑप्शन है वो ही सही है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि दूध के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में भारत नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है दूध का, ठीक है। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा सबसे बड़ा। दूसरा तो नहीं है, हम तो फर्स्ट है। हम कौन से हैं? हम तो फर्स्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश है भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। गलत क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सबसे नंबर 1 पे आता है राजस्थान 15% के हिसाब से। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, यानी दूध के उत्पादन करने में जो उत्तर प्रदेश है वो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? वो है राजस्थान। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है एमपी यानी मध्य प्रदेश, फोर्थ पे गुजरात, और 5वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर लैंडसेंट की एक रिपोर्ट आई थी 2022 में। ये हमें बताते हैं कि बढ़ते तापमान के कारण 2085 तक भारत के जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है ना, यानी ड्राई क्षेत्र, वहां पे क्या होगा? दूध का जो उत्पादन है 25% तक कम हो सकता है। इसीलिए आपका जो ये स्टेटमेंट है थर्ड, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसीलिए इसका जो जवाब है वो हो जाता है सी। तो आज आपने 5 क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करें, वो आपने खुद ही करें, ठीक है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।